नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एम स्टडी के डिफेंस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल। देखिए सेल जो है हिंदी में बोला जाता है, इसे आप सभी को मालूम है कोशिका। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका की, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई जो है वो क्या मानी जाती है, कोशिका मानी जाती है। साथ ही में आपको पता होगा कि कोशिका को क्या कहा जाता है, हमारे शरीर की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक इकाई भी किसे कहा जाता है, सेल को। इंग्लिश में भी एक बार बोल देती हूँ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, आइए अपन सेल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जब अपन सेल के बारे में बात करते हैं तो अपन सेल के बारे में सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि भाई ये सेल ढूंढी किसने है। तो देखिए जो सेल है ये आपकी ढूंढी है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो थे कौन थे आपके, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने आपका 1665 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने आपके 1665 के अंदर आपका एक सेल की डिस्कवरी की, एक सेल को खोजा। और उस सेल का नाम, रॉबर्ट हुक ने उस सेल का नाम क्या रखा था, कोशा। ये ध्यान रखिएगा, क्या रखा था उस सेल का नाम, इन्होंने उस सेल का नाम रखा कोशा। और ये सेल कैसी थी, निर्जीव कोशिका थी। कैसी कोशिका थी ये, निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, तथा कैसा बताया गया था कि मधुमक्खी के छाते की जैसी संरचना होती है ना, कमरे नुमा, वैसी ये कोशिका थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजी थी। नाम क्या रखा था उन्होंने इसका नाम रखा था उन्होंने कोशा। ठीक है, साथ ही में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था आपका, माइक्रोबायोग्राफी जो था वो इसका नाम था। ठीक है, ये आपके हुए थे रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक के बाद में 1674 में, पहले आपके कौन आए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बाद में आए थे आपके 1674 में आपके ल्यूवेनहॉर्क। कौन आए थे, ल्यूवेनहॉर्क जो है 1674 में उन्होंने भी सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन जो सेल उन्होंने देखी थी वो कैसी सेल थी, वो आपकी लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी वो, लिविंग, मतलब जीवित कोशिका जो है उन्होंने ढूंढी थी। कैसी कोशिका ढूंढी थी, जीवित कोशिका उन्होंने ढूंढी थी। और उन्होंने इस कोशिका को क्या नाम दिया था, उन्होंने इसे नाम दिया था बैक्टीरियम। क्या दिया था उन्होंने इसको नाम, उन्होंने इसको नाम दिया था आपका बैक्टीरियम जो है उन्होंने वो नाम दिया था। ठीक है, याद रहेगा। तो दो साइंटिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आपके रॉबर्ट हुक 1665 ध्यान रखिएगा, कोशा नाम रखा था। दूसरे साइंटिस्ट कौन से आपके, ल्यूवेनहॉर्क है 1674 याद रखिएगा, और क्या नाम दिया था इन्होंने, बैक्टीरियम। फर्क क्या है, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो निर्जीव थी, और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी, आपकी जीवित थी। इसके बाद में आपके थर्ड, देखिए थर्ड जो है आपके, मैं यहां लिख देती हूं, थर्ड आए आपके 1831 में। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर है ना। अब थर्ड आपके आए 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए आपके, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो आए। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, इन्होंने बताया था कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। किसकी खोज की थी, इन्होंने ये बताया था कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सेल के बारे में बताया था। अभी आगे और साइंटिस्ट आएंगे। आज जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूं, वैसे तो आपको ध्यान रहेगा, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आपका क्या हुआ था, इसके बाद में आप लोगों का क्या हुआ था, कोशिका सिद्धांत आया। इसके बाद में क्या आया आपका, कोशिका सिद्धांत। क्या था कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत यही था कि जो कोशिका है वो किसी भी शरीर की या किसी भी लाइफ की क्या होती है, आपकी संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये किसने दिया था, ये देखिए आपके दो साइंटिस्ट हुए थे। एक तो आपके कौन हुए थे, श्वान। मैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट शीट पे ले लेती हूँ। एक तो कौन हुए थे आपके, श्वान, और एक आपके कौन हुए थे, ये याद रखिएगा नाम, एक आपके होते स्लाइडन। श्वान और स्लाइडन जो है वो आपके दो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने की कोशिका सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, श्वान और स्लाइडन ने जो है आपका कोशिका सिद्धांत दिया था। इसके बाद 1855 के अंदर
ठीक है। 1855 के अंदर आपके साइंटिस्ट आए थे विर्चो रुडॉल्फ, क्या नाम था उनका? विर्चो रुडॉल्फ उनका नाम था। और देखिए इन्होंने क्या बताया था, विर्चो रुडॉल्फ ने इन्होंने बताया था कि जो कोशिका, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। इन्होंने क्या बताया था? पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये किसने बताया था? ये आपका बताया था विर्चो रुडॉल्फ ने बताया था। ठीक है। इसके बाद में आपके और दो आए थे, एक आए थे आपके कौन? वॉटसन, और एक आए थे आपके क्रीक। तो वॉटसन और क्रीक ने जो है ये बताया था आपका डीएनए का डबल हेलिक्स का सिद्धांत। क्या? डीएनए का डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स का जो सिद्धांत है वो आपका किसने दिया था? वो आपका दिया था किसने? वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम पे। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। एक बार अपन रिवीजन कर लेते। सबसे पहले कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और उसको क्या नाम दिया था? कोशा। फिर कौन आए? ल्यूवेनहॉर्क। 1674 के अंदर उन्होंने क्या बताया था? जीवित कोशिका की खोज की थी और उसको क्या नाम दिया था? बैक्टीरियम। फिर थर्ड आपके कौन आए थे? 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आए थे जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद आपका 1855 में विर्चो और रुडॉल्फ ने क्या बताया था कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? श्वान और स्लाइडन के द्वारा आपका कोशिका सिद्धांत दिया गया है। और वॉटसन और क्रीक ने क्या बताया था? डीएनए के डबल हेलिक्स का सिद्धांत जो है ये आपका किसने दिया था? वॉटसन और क्रीक ने दिया था। चलिए ये तो आपकी हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप कोशिका के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो देखिए अगर अपन बात करते हैं कोशिका के बारे में, तो कोशिका जो होती है वो आपकी किस तरीके से विभाजित होती है? एक तो आपके होते हैं एक कोशिकीय जीव। कैसे होते हैं आपके? एक कोशिकीय जीव, जिनके अंदर क्या होती है? केवल और केवल एक कोशिका होती है और वही कोशिका क्या करती है? उस पूरे जीव के लिए सफिशिएंट होती है। मतलब जितने भी उस जीव के कार्य होते हैं सारे उसी कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर आपका ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपका यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो एक तो आपका एक कोशिकीय जीव जिसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और एक आपका बहुकोशिकीय जीव जिसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो अपन ने सेल को बता दिया, कोशिका को डिफाइन कर दिया कोशिका की संख्या के हिसाब से। अब आपके दो चीजें और है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है ना वो याद ही नहीं होता है। ठीक है। समझ ही नहीं आता कि किसमें नाभिक होता है और किसमें नाभिक नहीं होता है। तो देखिए इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद रहेगा क्या प्रोकैरियोटिक होता है और क्या यूकैरियोटिक होता है। देखिए आपका क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, है ना, थोड़ी सी जगह हो जाएगी ताकि, चलिए देखते हैं अपन। आप देखिए आपका कोशिका को मैंने बताया, अपन देखते हैं। एक तो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक को इस तरीके से लिखते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक आपकी होती है यूकैरियोटिक, है ना, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करोगे? ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करोगे कि भाई किसमें नाभिक होता है और किसमें नाभिक नहीं होता है? तो कैसे याद करेंगे? क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है, आपका मेन डिफरेंस तो यही होता है कि नाभिक होता है एक में और एक में नाभिक नहीं होता। कैसे याद करेंगे? देखिए प्रोकैरियोटिक में अपन सबसे पहले इसका कर लेते हैं संधि विच्छेद। तो यहां तो आ जाता है कैरियोटिक, यहां आ जाता है आपका प्रो, और यहां आ जाता है आपका क्या? यू। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो प्रो होता है ना इसका मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है इसका मतलब? एब्सेंट, अनुपस्थित। ठीक है। और ये जो यू होता है ना इसका मतलब होता है आपका प्रेजेंट। क्या होता है इसका मतलब? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। तो ये, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो इसका क्या मतलब हो गया?
केंद्रक जिसमें प्रेजेंट होता है वो तो आप सॉरी केंद्रक जिसमें एब्सेंट होता है, केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है वो तो प्रोकैरियोटिक हो गया, और केंद्रक जिसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, वो आपका क्या हो गया, यूकैरियोटिक। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से याद करेंगे कि प्रोकैरियोटिक वो होती है जिसमें नाभिक नहीं होता, यूकैरियोटिक वो होती है जिसमें नाभिक होता है, तो आप कभी ना कभी इसको उल्टा ही लिखेंगे। इसलिए इससे ध्यान रखिएगा, प्रो मतलब एब्सेंट, यू मतलब प्रेजेंट, और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। तो यानी कि जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, वो तो प्रोकैरियोटिक हो गई, और जिसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है वो क्या हो गई आपकी, यूकैरियोटिक हो गई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ये जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव है, अभी मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और इसमें अपन को थोड़ा बहुत जीवाणुओं को और विषाणुओं को और इन सबको पढ़ने की भी जरूरत है डिटेल में, तभी इनकी चीजें क्लियर होगी। फिलहाल तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये समझ आ जाना चाहिए। आज की क्लास का यही लक्ष्य है मेरा कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझा दूं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए अपन, मैं आप लोग के लिए थोड़ी सी एक स्लाइड भी बना के लाई हूं जो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही चुकी हूँ। देखिए प्रोकैरियोटिक जीवों की विशेषताएं क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया ना, कोशिका को अपन ने सजीव जगत के हिसाब से दो भागों में विभाजित किया, एक अपना प्रोकैरियोटिक होता है और एक अपना एक यूकैरियोटिक होता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक होती है इनकी विशेषता क्या होती है, देखिए इन जीवों में अविकसित और आदिम कोशिकाएं पाई जाती है। अविकसित और आदिम, आदिम मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, आपकी आदिम कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो ये है। दूसरी विशेषता क्या है, इनका आकार छोटा होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाया जाता तथा केंद्रक द्रव्य भी इनमें नहीं पाया जाता है। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है उसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, पहली चीज तो ये कैसी होती है, अविकसित होती है और आदिम होती है। आदिम मतलब प्रिमिटिव होती है, अनडेवलप्ड होती है, ये स्मॉल छोटी होती है, इनमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, और साथ ही में इसके अंदर आपका क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक द्रव्य भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, साथ ही में कोशिकांग भी कोशिका भित्ति से घिरे हुए नहीं पाए जाते। इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग मतलब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्जाई बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें भी क्या नहीं पाई जाती है, आपकी कोशिका भित्ति से घिरे हुए नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोशिका विभाजन जो होता है इसके अंदर वो आपका कैसा होता है, असूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, असूत्री। मैं आपको बताऊंगी माइटोसिस, मियोसिस, या अपन अभी पढ़ेंगे आगे तब मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका विभाजन जो होता है वो कैसा होता है, असूत्री विभाजन होता है। साथ ही में जीवाणु व नील हरित शैवाल जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण है। कौन कौन से होते हैं आपके, जीवाणु होता है, नीली हरित शैवाल होती है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये इसके उदाहरण है। तो ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक की बात। आइए अपन यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है, आपका विकसित और नवीन कोशिकाएं पाई जाती है। कैसे होते हैं ये, डेवलप्ड होते हैं और नई न्यू सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। इनका आकार बड़ा होता है, साथ ही इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, और इनके अंदर केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे क्या होता है, ये इसके अंदर, उसके अंदर तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग भी कोशिका भित्ति से घिरे हुए होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके चारों तरफ भी क्या होती है, एक लेयर होती है ना, एक मेम्ब्रेन होती है। तो कोशिकांग भी किससे घिरे हुए होते हैं, कोशिका भित्ति से घिरे हुए होते हैं। कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस द्वारा होता है। इसके अंदर सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, साथ ही में इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये परीक्षाओं में आ भी चुका है, मानव शरीर में जो आरबीसी होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका का अपवाद है ना, क्योंकि इसमें जो है वो नाभिक नहीं होता है, फिर भी इसे किसमें रखा जाता है आपका, देखिए आरबीसी जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिका का अपवाद कौन सा है, कौन सा है, आरबीसी है।
कौन सा है? आरबीसी है। आरबीसी में केंद्रक पाया नहीं जाता, फिर भी इसे प्रोकैरियोटिक में नहीं रखा जाता। कहां रखा जाता है? आपका यूकैरियोटिक में रखा जाता है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये यहां तक बात हो गई हमारी इसकी। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूं कि हमने ये सारा तो पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो अगर मैं सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो है वो आपकी सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, जो है वो आपकी सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, चलिए ये तो अपनी जनरल बात हो गई। अगर मैं मानव शरीर की बात करूं, भाई परीक्षाओं में कभी कभार मानव शरीर के अंदर भी आ जाता है, तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आपकी शुक्राणु, स्पर्म। मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? शुक्राणु। कौन सी होती है? आपकी शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, नर्व सेल। कौन सी होती है सबसे बड़ी कोशिका आपकी? ये होती है आपकी तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। तो ये मानव शरीर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपका नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और अगर मानव शरीर की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कौन सी है? आपकी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना मतलब कोशिका की संरचना के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर? एक तो इसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली, जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही इसके नाम है। और इसके साथ ही कोशिका भित्ति, सेल वॉल भी होता है। तो आपको मालूम ही है 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक तो आपकी कैसी होती है? अपन अगर सजीव जगत के हिसाब से बात करें तो एक तो आपकी क्या होती है? जंतु कोशिका होती है और एक आपकी पादप कोशिका होती है। तो जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी पादप कोशिका होती है उसके अंदर आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, साथ ही में दूसरी जो है इसका वो क्या है? आपका न्यूक्लियस। और जो आपका तीसरा है वो क्या है? आपका, थोड़ा सा जूम कर देती हूं, तीसरा क्या है आपका? केंद्रक द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। दोबारा सुन लीजिए, आपका जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके 3 पॉइंट है, 3 भागों में उन्हें विभाजित किया गया और इन तीनों भागों को ही हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला भाग तो क्या है आपका कि जो कोशिका है, ठीक है ना, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और आपका एक और होती है सेल वॉल, जिसे कि अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है वो आपकी पादपों में पाई जाती है। और साथ ही में अगर अपन सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये आपके जंतु कोशिका में होती है, लेकिन ये आपकी पादप कोशिका में भी होती है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में एक सेल वॉल और पाई जाती है, कोशिका भित्ति और पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। साथ ही में केंद्रक, जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है, और तीसरा आपका है केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो केंद्रक की बात करेंगे ना, इसमें अपन ने जो भी मैं क्रोमोसोम पढ़ा रही थी वो केंद्रक इस क्रोमोसोम में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और ये जो केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर अपन सारे के सारे कोशिकांग पढ़ेंगे, जैसे गोल्जा एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे डिटेल में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए अपन, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं क्या करती हूँ, आपको एक थोड़ा सा सेल का डायग्राम बना के अच्छे से ये चीज समझाती हूँ। चलिए आइए देखते हैं, अपन एक खाली शीट ले लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं इसे हम। ठीक है, फिर अपन इसके बाद में इसमें बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक सेल का डायग्राम बनाती हूँ। देखिए आपका क्या होता है, देखिए ये आपका इस तरीके से, ठीक है, बाहरी हिस्सा है। ठीक है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन कहते हैं सेल वॉल। ठीक है ना, या फिर इसे ये भी कहा जाता है क्या?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? आपकी पादप कोशिका के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? आपकी ये पादप कोशिका के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जंतु कोशिका के अंदर आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके जो अंदर होती है उसे अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होती है आपकी क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाहर वाली क्या कहलाती है? आपकी सेल वॉल। क्या कहते हैं सेल वॉल को हिंदी में? आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब इसके अंदर बीच में क्या होता है? आपका एक न्यूक्लियस होता है, जिसे कि अपन क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कि क्रोमेटिन कहा जाता है। कैसी संरचना होती है? धागे नुमा संरचना होती है, जिसे कि क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर आपके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कि अपन क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? ऐसे इनको क्या कहते हैं अपन? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो बनाए ना मैंने, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। ऑर्गेनल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। कौन कौन से होते हैं? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपका गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक है, गोल्जी काई जिसे कहते हैं, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, हम ये किस में पढ़ेंगे? आपकी डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और डिटेल स्टडी हम करेंगे। क्योंकि देखिए इनमें क्या है? कुछ ना कुछ अपवाद है, और आपको पता है परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं? अपवाद पूछे जाते हैं। क्योंकि जो बेसिक स्टडी है वो तो सभी करते हैं, ठीक है। हटके क्या आएगा? आपका अपवाद आएगा। तो हर चीज में आपका कुछ ना कुछ अपवाद है या उसका कोई बेसिक कंसेप्ट है, और वही आपके परीक्षाओं में जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप एक चीज और याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बोला था कि आपके जितने भी आपके जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन देखिए कुछ आपकी जंतु कोशिकाएं भी होती हैं जिनके अंदर की आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? अपवाद हो गया। कुछ जंतु कोशिकाएं भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर की आपकी क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? एक अपवाद हो गया। देखिए उसमें कौन कौन सी कोशिका है? एक तो आपका देखिए कवक, कवक इसका अपवाद है। एक आपके कौन से है? नीले हरे शैवाल, ये इसका अपवाद है, ठीक है ना। तो आपके ये क्या है? आपके ये अपवाद है। कवक और नीले हरे शैवाल ये क्या होती हैं? आपकी जंतु कोशिकाएं होती है, और इनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन ये क्या है? आपके ये अपवाद हैं आपके, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास आप लोगों की, जिसमें कि मुझे आपको पढ़ाना था सिर्फ और सिर्फ सेल, ठीक है। सेल में मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से वैज्ञानिक का क्या क्या आपका योगदान है। साथ ही में अपन ने ये भी पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। साथ ही में अपन ने ये भी पढ़ लिया कि आपकी जो सेल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सेल का बेसिक डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया है। कल मैं आपको सेल का पूरा डायग्राम बना के बताऊंगी, जिसमें अपन सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो कोशिकांग होता है वो किसने डिस्कवर किया है, उसका सेल में क्या कार्य होता है, सेल वॉल का क्या कार्य होता है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है, साथ ही में न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है, कैसे सेल में डिविजन होता है। ये सारी की सारी चीजें अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।